नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। और आज हम करने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। आज हम बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के टॉप 100 क्वेश्चंस करने वाले हैं। आज के जो ये क्वेश्चंस है ये संपूर्ण बाल विकास में से हैं, किसी एक टॉपिक को लेकर नहीं है। तो आज की ये वीडियो आप कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, चाहे वो रीट हो, चाहे यूपी टेट हो, सी टेट हो या कोई अदर टेट एग्ज़ाम या टीचिंग एग्ज़ाम है, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वंदना स्टडी क्लासेस के नाम से चैनल है। ऐसे ही वीडियो को प्रैक्टिस सेट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के जो प्रश्न है फ्रेंड्स वो ऑब्जेक्टिव टाइप यानी 4 ऑप्शन वाले नहीं हैं, वन लाइनर 100 क्वेश्चंस हैं, जिससे कि क्वेश्चंस फटाफट हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम का सबसे निम्न स्तर कौन सा है। रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम का सबसे निम्न स्तर पूछा हुआ है। रॉबर्ट गेने ने अधिगम के 8 स्तर बताए थे और इस तरह ट्राइंगल मतलब त्रिकोण की शेप में अपना सिद्धांत दिया था और इसके 8 चरण बताए थे। ये सिद्धांत मैंने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी, आप चाहें तो वहाँ से ये सिद्धांत पूरा कम्प्लीटली एक बार में पढ़ सकते हैं। 8 चरण बताए थे रॉबर्ट गेन ने और सबसे जो पहला स्तर होता है वो इसका निम्न स्तर होता है और सबसे ऊपर का स्तर जो होता है वो इसका सबसे उच्च स्तर होता है। तो सबसे निम्न स्तर कौन सा दिया था रॉबर्ट गेने ने, तो वो होता संकेत अधिगम। ये अधिगम का सबसे निम्न स्तर होता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम का सबसे उच्च स्तर कौन सा है। ये गेने हैं। रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम का सबसे उच्च स्तर कौन सा होता है, तो ये होता है समस्या समाधान अधिगम। नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्धि का प्रतिदर्श या सैंपल सिद्धांत किसने दिया है। बुद्धि का पूछा है, प्रतिदर्श सिद्धांत या सैंपल सिद्धांत पूछा जाए किसने दिया है, तो ये दिया है थॉमसन ने। नेक्स्ट है, भूल एवं प्रयत्न का सिद्धांत किसने दिया है। भूल एवं प्रयत्न का सिद्धांत तो ये दिया है थॉर्नडाइक ने। ध्यान रखिएगा, ये थॉर्नडाइक ने अधिगम के सिद्धांत दिए हैं। पूछा जाए अधिगम के मुख्य सिद्धांत और गौण सिद्धांत किसने दिए हैं, तो ये थॉर्नडाइक ने दिए हैं, ध्यान रखिएगा। अनुकूलित अनुक्रिया या क्लासिकल अनुबंधन या प्राचीन अनुबंधन पूछा जाए तो ये सिद्धांत किसने दिया था, पावलव ने। पूछा है अधिगम का सबसे अगर पूछा जाए अधिगम का सबसे प्राचीन सिद्धांत या प्राचीन अनुबंधन या क्लासिकल अनुबंधन, क्लासिकल कंडीशनिंग, इसके बहुत सारे उपनाम हैं। ये सिद्धांत अगर पूछा जाए किसने दिया है, तो ये दिया है पावलव ने, ध्यान रखिएगा। जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया है, तो जीन पियाजे ने दिया था संज्ञानात्मक या विकासात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। ये बुद्धि का सिद्धांत था, तो जीन पियाजे ने दिया था। और ध्यान रखने का, इस सिद्धांत में जीन पियाजे ने कितनी अवस्थाएं बताई हैं, 4 अवस्थाएं बताई थी, इंपॉर्टेंट है। जीन पियाजे किस देश के निवासी थे, तो जीन पियाजे जो है स्विट्जरलैंड के निवासी थे। अगला प्रश्न है, नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है, तो नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग ने दिया है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, नैतिक विकास का सिद्धांत 3 लोगों ने दिया था, 3 वैज्ञानिकों ने दिया था। सबसे पहला दिया था ये सबसे पहले दिया था जीन पियाजे ने, उसके बाद हैविंगहर्स्ट ने और नैतिक और कोहलबर्ग ने। ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है, इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो हमेशा ऑप्शन के अनुसार होगा। अगर ऑप्शन में आपको कोहलबर्ग दिया है 4 ऑप्शन में सिर्फ, तो कोहलबर्ग में निशान लगाइएगा। लेकिन अगर ऑप्शन में आपको जीन पियाजे, कोहलबर्ग और हैविंगहर्स्ट तीनों ही ऑप्शन दिए हैं और चौथा दिया होगा सभी, तो सभी पर निशान लगाइएगा, क्योंकि नैतिक विकास का सिद्धांत सबसे पहले जीन पियाजे ने ही दिया था। लेकिन ये प्रसिद्ध किसका हुआ था, तो ये प्रसिद्ध हुआ था कोहलबर्ग का। इसके बाद है, मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत किसने दिया है। मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत तो ये दिया है मैकडूगल ने दिया है। बाल विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है। बाल विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है, आज के समय में, वर्तमान समय में अगर हम बाल विकास पढ़ते हैं तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ये है बालक का सर्वांगीण विकास करना। एक बालक का सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में नहीं बल्कि पूरा सर्वांगीण विकास है। ह्यूरिस्टिक पद्धति का जनक किसे माना जाता है। ह्यूरिस्टिक पद्धति
या खोज विधि कहें से तो कौन इसका जनक किसे माना जाता है, तो ये थे आर्मस्ट्रांग। वह कौन सी विधि है जिसमें पहले उदाहरण बताए जाते हैं और फिर बाद में नियम बताए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है ये, कई बार घुमा के आता है क्वेश्चन से कि कौन सी विधि है जिसमें पहले उदाहरण और बाद में नियम बताए जाते हैं, तो ये है आगमन विधि। और ठीक इसका अपोजिट अगर पूछा जाए कि वह कौन सी विधि है जिसमें पहले नियम बताए जाते हैं और बाद में उदाहरण बताए जाते हैं, तो वो होती है निगमन विधि। ध्यान रखिएगा, ये दोनों पहले उदाहरण और बाद में नियम बोले तो ये होती है आगमन विधि, और अगर पूछा जाए पहले नियम और बाद में उदाहरण तो ये होती है निगमन विधि। मन के उत्तेजित दशा, क्रोध आदि को क्या कहते हैं। मन की उत्तेजित दशा को या क्रोध, खुशी आदि को क्या कहते हैं, तो ये होते हैं संवेग। देखो, सुनो और समझो किस विधि पर आधारित है। देखो, सुनो और समझो ये किस विधि पर आधारित है, तो ये होती है प्रदर्शन विधि पर आधारित है। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के जन्मदाता हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के जन्मदाता हैं सिगमंड फ्रायड। ध्यान रखिएगा, सिगमंड फ्रायड ने कितनी मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। देखिए, अगर जनरली पूछा जाए कितनी मूल प्रवृत्तियां बताई गई हैं, तो वो मैकडूगल ने बताई हैं और 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। लेकिन अगर आपसे स्पेसिफिक नाम देके पूछा जाए कि सिगमंड फ्रायड ने कितनी मूल प्रवृत्तियां बताई हैं, तो 2 बताई हैं, एक जीवन मूल प्रवृत्ति और एक मृत्यु मूल प्रवृत्ति। ध्यान रखिएगा, मैकडूगल के द्वारा पूछा जाए या जनरल आपसे पूछा जाए कि सिर्फ कितनी मूल प्रवृत्तियां बताई गई, तो 14 है। लेकिन अगर आपसे सिगमंड फ्रायड का नाम लिख के पूछा जाए तो 2 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं उन्होंने, जीवन मूल प्रवृत्ति और मृत्यु मूल प्रवृत्ति। अगला क्वेश्चन है, मैकडूगल ने कितनी मूल प्रवृत्तियां बताई हैं, ये मैंने भी बताया था 14। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा का मांग सिद्धांत किसने दिया है। अभिप्रेरणा का मांग सिद्धांत किसने दिया है, तो ये दिया था अब्राहम मैस्लो ने। ध्यान रखिएगा। अधिगम के मुख्य और गौण नियम किसने दिए हैं, ये मैंने अभी बताया था ऊपर कि अधिगम के मुख्य और गौण नियम दिए हैं थॉर्नडाइक ने। पूछा जाए कि मुख्य नियम कितने नियम दिए हैं, इन्होंने 3 दिए हैं। अधिगम के मुख्य कितने नियम दिए हैं, 3, और गौण कितने दिए हैं, तो 5। ध्यान रखिएगा, ये दिए हैं थॉर्नडाइक ने। माता पिता से संतान को हस्तांतरित होने वाले गुणों को क्या कहते हैं। माता पिता या परिवार से जो गुण बच्चे में हस्तांतरित आते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, वो वंशानुक्रम या इसको आनुवांशिकता कहते हैं। किशोर अवस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, किसने कहा है। किशोर अवस्था को जीवन का सबसे कठिन काल किसने कहा है। ये परिभाषाएं हैं, कथन है जो कि ये मनोवैज्ञानिकों के द्वारा कहे गए हैं। तो इसमें कुछ एक कथन जो है बहुत इंपॉर्टेंट, जो अक्सर एग्जाम में ये परिभाषाएं आती हैं पूछ। तो किशोर अवस्था का जीवन का सबसे कठिन काल किसने कहा है, तो ये कहा था किलपैट्रिक ने। बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल किसने कहा है, तो ये कहा था रॉस ने। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। हेरिडिटी जीनियस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, ये भी इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया क्वेश्चन। हेरिडिटी जीनियस जो एक बुक है ये, और किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये है फ्रांसीसी गाल्टन के द्वारा। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जो क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन में मोस्टली क्वेश्चन ऐसे हैं जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। बुनियादी शिक्षा के जनक कौन है। बुनियादी शिक्षा के जनक कौन है, तो हम सभी जानते हैं ये थे महात्मा गांधी। खिलौनों की आयु किस अवस्था को कहा जाता है। खिलौनों की आयु किस अवस्था को कहा जाता है, तो पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। मानव ध्वनि, बालक मानव ध्वनि व अन्य ध्वनि में अंतर करना कब सीख जाता है। मतलब एक बालक जो है इंसान की आवाज़ में और अन्य वस्तुओं की आवाज़ में अंतर करना कब सीख जाता है, तो ये 1 माह में ही सीख जाता है। एरिक्सन ने अपने मनोसामाजिक सिद्धांत में जीवन को कितनी अवस्थाओं में बांटा है। तो ध्यान रखिए, एरिक्सन ने कौन सा सिद्धांत दिया है, मनोसामाजिक सिद्धांत दिया एरिक्सन ने। और इन्होंने जीवन को कितनी अवस्था में बांटा है, ध्यान रखिएगा 8 अवस्थाओं में बांटा है। ये क्वेश्चन इस तरह भी आता है कि एक जीवन से लेके एक पूरे जीवन को, अर्थात जीवन से मृत्यु तक किसने सिद्धांत दिया है, तो ये दिया था एरिक्सन ने। विश्व में सर्वप्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किसने, कब और कहाँ स्थापित की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की, कब की और कहाँ की। 3 क्वेश्चन है इसमें, तो ध्यान रखिएगा। ये की थी विलियम वुंट ने की थी, 1879 में की थी और जर्मनी में की थी। जर्मनी में भी डिटेल में पूछा तो जर्मनी के लिप्जिंग शहर में की थी। ध्यान रखिएगा। शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा के प्रवर्तक कौन है। शिक्षा के अंदर प्रयोजनवाद की विचारधारा के प्रवर्तक कौन थे, तो ये थे विलियम जेम्स। प्रयोजनवाद की
ये कई सारे संप्रदाय या विचारधारा दी हुई हैं और इनसे संबंधित वैज्ञानिकों के नाम पूछे जाते हैं एग्जाम में कि प्रयोजनवाद या प्रकार्यवाद, रचनावाद, इनसे संबंधित कौन है। तो प्रयोजनवाद से संबंधित कौन थे, इनके प्रवर्तक कौन थे, ये थे विलियम जेम्स। सामाजिक समायोजन का कठिन काल किसे कहा जाता है? सामाजिक समायोजन कठिन काल कहा जाता है पूर्व किशोर अवस्था को। प्रतिस्थापन का सिद्धांत किसने दिया? प्रतिस्थापन पूछा जाए या स्थानापन्न पूछा जाए तो इसका सिद्धांत दिया था गुथरी ने, एडविन गुथरी ने, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है संज्ञान किसे कहते हैं? किसी ज्ञान को ग्रहण करना ही संज्ञान कहलाता है। संज्ञान कहलाता है किसी ज्ञान को ग्रहण करना ही संज्ञान कहलाता है। व्यवहारवादी मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो वॉटसन, ध्यान रखिएगा। व्यवहारवादी मनोविज्ञान के जनक कौन है? वॉटसन। सबसे पहले मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान किसने कहा था? तो वॉटसन ने कहा था। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन कहे जाते हैं? तो ये हैं विलियम जेम्स। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स। व्यक्ति को मापने के लिए 16 पीएफ प्रश्नावली किसने दी है? व्यक्ति को मापने के लिए, ये व्यक्तित्व मापने के लिए 16 पीएफ की प्रश्नावली दी थी, ये दी थी आरबी कैटल ने। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया एग्जाम में। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था एल्बर्ट बंडूरा ने। अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है मनोविश्लेषण विधियों के द्वारा। मनोविश्लेषण व सिद्धांत किसने दिया था? सिगमंड फ्रायड ने। और उन्होंने किस पर जोर दिया था? अचेतन मन पे। टोली दल समूह की आयु किसे कहा जाता है? टोली दल या समूह बनाने की आयु किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बाल्यावस्था को। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, ये किसका ऐसा, इस सिद्धांत का श्रेय किसे जाता है? तो ये कहा जाता है जीन पियाजे। जीन पियाजे ने कहा था कि बच्चे जो हैं दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन स्वयं करते हैं। बच्चों का मूल्यांकन किसके द्वारा होना चाहिए वर्तमान समय में? तो ये होना चाहिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के द्वारा। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्दावली का क्या तात्पर्य है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्दावली का तात्पर्य है शिक्षक, शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। अर्थात मतलब बच्चा जो स्कूल में जाता है तो सिर्फ उसका शैक्षिक पक्ष नहीं देखा जाता, बल्कि शिक्षा के साथ साथ अन्य गतिविधियों, बच्चे का व्यवहार है, बच्चे का अन्य सहपाठियों के साथ व्यवहार, अपने शिक्षक के प्रति व्यवहार, स्कूल में बच्चे का अन्य गतिविधियों में भाग लेना, ये सभी देखा जाता है। तो व्यापक शब्द में शिक्षक और सह शैक्षिक क्षेत्र मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। मूल्यांकन, मापन और आकलन को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चाहे तो वीडियो वहाँ से देखकर इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वीं शताब्दी को बालकों की शताब्दी कहा गया था और ऐसा किसने कहा था? तो ये कहा था क्रो ने। वर्तमान समय में एक शिक्षक की भूमिका होती है। आज के समय में पूछा जाए या मनोविज्ञान के अंतर्गत पूछा जाए कि शिक्षा में शिक्षक की भूमिका कैसी होती है, तो एक शिक्षा में शिक्षक की भूमिका एक सुगमकर्ता की होती है, ध्यान रखिएगा। बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता माने जाते हैं, बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता माने जाते हैं अल्फ्रेड बिने। खेल पर आधारित विधि का नाम है किंडरगार्टन, ध्यान रखिएगा। और किंडरगार्टन विधि के जनक पूछे जाए कौन थे? तो ये थे फ्रॉबेल। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा था सबसे पहले? तो ये कहा था अरस्तु ने। मनोविज्ञान को सबसे पहले क्या कहा गया था? आत्मा का विज्ञान कहा गया था, और ये किसने कहा था? अरस्तु ने। नए रचनात्मक कार्यों को सीखने पर कौन सा सिद्धांत बल देता है? नए रचनात्मक कार्यों को सीखने पर कौन सा बल देता है सिद्धांत? तो ये अंतर्दृष्टि का सिद्धांत बल देता है, और इसको सूझ का सिद्धांत भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। स्किनर किस संप्रदाय के समर्थक थे? स्किनर जो है किस संप्रदाय के थे? व्यवहारवादी थे। स्किनर है, पावलव है, स्किनर, पावलव, थॉर्नडाइक, ये सारे क्या हैं? व्यवहारवादी। सुल्तान नामक चिंपैंजी पर किसने प्रयोग किया था? तो ये कोलर ने किया था, और कोलर किससे संबंधित थे? गेस्टाल्टवादी से संबंधित थे। बालक का विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण का क्या है? एक बालक का जो विकास होता है वो वंशानुक्रम और वातावरण का से मिलके होता है। तो वंशानुक्रम एवं वातावरण का योग नहीं है, ये क्वेश्चन कई बार कंफ्यूज कर देता है कि वंशानुक्रम और वातावरण का योग है, नहीं। बालक का विकास सदैव वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल होता है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये और कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट है डमरू पर बंदर का नाचना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? एक डमरू है, डमरू बज रहा है, उस पर बंदर का नाचना कौन सा सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये करता है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत या प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत। और ये किसने दिया था? तो ये दिया था पावलव ने।
विकास केवल एक और ना होकर चारों ओर होता है, ये सिद्धांत बताता है। मतलब विकास केवल एक तरफ नहीं होता, एक साइड से या एक तरीके से सीध में नहीं होता। कैसा होता है विकास? हमेशा वर्तुलाकार होता है, ध्यान रखिएगा। आनुवांशिकता के मूल संवाहक माने जाते हैं, तो ये होते हैं जीन्स। मतलब पेरेंट्स से जो गुण बच्चों के अंदर आते हैं तो वो किसके कारण आते हैं? जीन्स के कारण आते हैं। बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है? तो धनात्मक पाया जाता है। संवेग की उत्पत्ति किससे होती है? मूल प्रवृत्तियों से होती है। जैसे मूल प्रवृत्तियाँ 14 होती हैं, तो 14 मूल प्रवृत्तियों के 14 संवेग होते हैं, ध्यान रखिएगा। गणित संबंधी विकार को क्या कहते हैं? मतलब गणित समझने में जिन बच्चों को कठिनाई होती है, समझ में नहीं आती है कई बार समझाने पर भी, तो वो उनको कौन सा विकार होता है? तो वो होता है डिस्कैल्कुलिया। शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 350 ग्राम। एक छोटा सा बच्चा है, उसके मस्तिष्क का वजन कितना होगा? 350 ग्राम। 6 माह के बालक का वजन लगभग कितना हो जाता है? 6 माह के बालक का वजन लगभग कितना हो जाता है? तो जन्म के समय के वजन का दुगना हो जाता है, ध्यान रखिएगा। जितना जन्म के समय बालक का वजन होता है उसका दुगना हो जाता है। मानव के अस्थायी दांत कितने होते हैं? अस्थायी मीन्स दूध के दांत कितने होते हैं? तो ये होते हैं 20। और स्थायी दांत कितने होते हैं? तो ये होते हैं 12। बुद्धि का संवेगात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? संवेगात्मक विकास का पूछा जाए, संवेगात्मक बुद्धि का सिद्धांत पूछा जाए तो ये दिया था डैनियल गोलमैन ने। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है? मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति जो है परिपक्व हो जाता है? तो ये हो जाता है किशोर अवस्था के बाद। अगला क्वेश्चन है, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है और यह विचार किससे संबंधित है? विकास जो है कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? तो यह है निरंतरता का सिद्धांत। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी का नाम है फीमर और ये जांघ में पाई जाती है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो यह है स्टेपीज होती है और जो कान में होती है, ध्यान रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी होती है फीमर जो जांघ में होती है, और सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीज जो कान में होती है। बालक का विकास 6 वर्ष तक लगभग कितने प्रतिशत हो जाता है? किसी बालक का विकास 6 वर्ष तक लगभग कितने प्रतिशत हो जाता है? तो ये होता है 90%। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था स्पीयरमैन ने। इससे पहले बुद्धि का अगर एक कारक सिद्धांत पूछा जाए तो वो दिया था एल्फ्रेड बिने ने। द्विकारक सिद्धांत दिया था स्पीयरमैन ने। और द्विकारक सिद्धांत में पूछा जाए कि दो कारक कौन कौन से होते हैं? 2 कारक होते हैं, जी कारक और एस कारक। जी कारक मतलब सामान्य कारक होता है और एस कारक मतलब स्पेसिफिक या विशिष्ट कारक होता है। इसके बाद अगर बुद्धि का त्रिकारक पूछा जाए, मतलब पहले द्विकारक सिद्धांत दिया था स्पीयरमैन ने और उसके बाद 3 कारक बोले थे बुद्धि के कि एक जनरल होता है, एक विशिष्ट होता है और इनके बीच में एक कारक होता है, तो ये भी स्पीयरमैन ने ही दिया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है निर्देशन का क्या अर्थ है? तो निर्देशन छात्रों को अपनी समस्याओं को सुलझाने हेतु सहायता देना। अध्यापक द्वारा, शिक्षक द्वारा या किसी बड़े के द्वारा बालकों को अपनी समस्याओं को सुलझाने में सहायता देना ही निर्देशन कहलाता है। मस्तिष्क द्वारा अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण किस विधि के द्वारा होता है? मतलब अपने मस्तिष्क के द्वारा अपनी समझ से अपनी क्रियाओं, अपने कामों का निरीक्षण करना कौन सी विधि में आता है? तो ये होता है आत्मनिरीक्षण विधि। बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसके द्वारा की गई है? ये ऊपर बताया, पहले बताया था क्वेश्चन मैंने कि बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी बुद्धि के विकास में, और ये किसने बताई थी? जीन पियाजे ने। और उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है तो 100 शब्द। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कई बार कि 2 वर्ष के अंत में शिशु का शब्द भंडार कितना हो जाता है? 100 शब्द हो जाता है। बालक के विकास की दशा कैसी होती है? तो हमेशा सिर से पैर की ओर होती है, ध्यान रखिएगा। अंधों की लिपि के जनक किसे कहा जाता है? तो लुई ब्रेल हैं और इन्होंने ही कौन सी लिपि का प्रतिपादन किया था? ब्रेल लिपि का। शर्म और गर्व जैसी भावनाओं का विकास किस अवस्था में होता है? शर्म और गर्व, ये ऐसी भावनाओं का विकास किस अवस्था में होता है? तो ये होता है बाल्यावस्था में। नर्सरी पद्धति के जनक किसे कहा जाता है? नर्सरी पद्धति जो होती है इसके जनक किसको माना जाता है, किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मैडम मारिया मॉन्टेसरी को, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये।
अगर एलकेजी व यूकेजी पद्धति, एलकेजी जो हम कक्षाएं होती हैं शुरू में, एलकेजी व यूकेजी के जनक पूछा जाए तो ये थे फ्रॉबल। और फ्रॉबल ने कौन सी विधि दी थी? तो किंडरगार्टन, ध्यान रखिएगा। बुद्धि का तरल एवं ठोस सिद्धांत किसने दिया है? बुद्धि का तरल एवं ठोस सिद्धांत किसने दिया है? तो ये दिया था आर.बी. कैटल ने, तरल एवं ठोस। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? हार्वर्ड गार्डनर ने। बहुत इंपॉर्टेंट है और मोस्टली हर एग्जाम में पूछा ही जाता है कि बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? तो ये दिया था हार्वर्ड गार्डनर ने। वर्तमान समय में मनोविज्ञान है, मतलब आज के समय में मनोविज्ञान क्या है? तो ये है व्यवहार का विज्ञान। चिंतन अनिवार्य रूप से क्या है? तो संज्ञानात्मक गतिविधि है। नेक्स्ट है, शिक्षा में पूर्ण से अंश की और पद्धति किस संप्रदाय की देन है? पूर्ण से अंश की और कौन सी पद्धति काम करती है? तो यह है गेस्टाल्टवादी। ध्यान रखिएगा, गेस्टाल्टवाद संप्रदाय है। इनका मानना था कि किसी भी चीज़ को बच्चे को पूर्ण रूप से सिखाओ और फिर बाद में उसके अंश, मतलब उसके पार्ट समझाओ। तो पूर्ण से अंश की और पूछा जाए तो ये थी संप्रदाय, कौन सा संप्रदाय था? गेस्टाल्टवाद। इदम ईगो सुपर ईगो की अवधारणा किसने दी है? तो ये दी थी सिगमंड फ्राइड ने। सिगमंड फ्राइड ने कौन सा सिद्धांत दिया था? मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया था। और इदम ईगो सुपर ईगो की अवधारणाएं किसने बताई थी? चेतन, अचेतन और चेतन मन भी किसने बताया था? ये तो सिगमंड फ्राइड के द्वारा बताया गया था। बालक के व्यक्तिगत अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि है। किसी बालक का किसी व्यक्तिगत अध्ययन किया जाए तो यह है केस स्टडी। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत एवं धीमी प्रक्रिया है? किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास जो है एक सतत लेकिन धीमी प्रक्रिया है? ये ऐसा किसने कहा था? तो ये कहा था स्किनर ने। शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया गया है। शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया है? तो ये B.S. ब्लूम ने किया है। बुद्धि के किस सिद्धांत को बालू का ढेर कहा गया है? ध्यान रखिएगा, बालू का इंपॉर्टेंट है। किस सिद्धांत को बालू का ढेर कहा गया है? तो ये कहा गया था बहुतत्व सिद्धांत को। और बहुतत्व मानसिक योग्यता का सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। या बुद्धि का बहुतत्व का सिद्धांत किसने दिया है? तो ये कैली एवं थर्स्टन ने। डिस्ग्राफिया विकार संबंधित है। डिस्ग्राफिया का जो विकार है वो किससे संबंधित है? लेखन से संबंधित है। ध्यान रखिएगा। समीपस्थ विकास का सिद्धांत या ZPD किसने दिया है? समीपस्थ विकास का सिद्धांत या ZPD मीन्स जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, तो ये किसने दिया था सिद्धांत? ये दिया था लेव वाइगोत्स्की ने। वाइगोत्स्की कहाँ के निवासी थे? तो वाइगोत्स्की रूस के निवासी थे। वाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया है? तो ये संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया है वैसे तो, लेकिन अगर स्पेशली इनका नाम पूछा जाए तो ये दिया है सामाजिक और सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। वाइगोत्स्की का मानना था कि बालक जो है शुरू के समय में अपने आसपास, अपने समीपस्थ लोगों से ही सीखता है। बालक की बुद्धि लब्धि अगर 90 से 110 के मध्य है तो वह कौन सा बालक है? सामान्य बुद्धि लब्धि बालक है। 90 से 110 के बीच बालक की बुद्धि क्या है? सामान्य बुद्धि लब्धि। कुर्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उसे क्या कहते हैं? कुर्ट लेविन के अनुसार अगर एक समूह में परिवर्तन हो रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं? तो ये होता है गतिशीलता। मैडम मारिया मॉन्टेसरी ने अधिगम परिवेश में सर्वाधिक बल किस पर दिया है? मतलब बच्चों को सिखाने के लिए अधिगम परिवेश में सबसे अधिक बल किस पे दिया है मॉन्टेसरी ने? तो ये दिया था ज्ञानेंद्रियाँ, जो हमारी ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, इंद्रियाँ होती हैं, उनके उपयोग पर दिया है। बालक का समाजीकरण कब प्रारंभ होता है? बालक का समाजीकरण शुरू हो जाता है शैशवावस्था में, 0 से 5 वर्ष की अवस्था में। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है। क्रियात्मक अनुसंधान का क्या उद्देश्य होता है? तो विद्यालय एवं शैक्षिक प्रणाली में सुधार करना। और चिंतन की दृष्टि से किसी बालक में सर्वश्रेष्ठ चिंतन है तो क्या कहेंगे? अगर किसी बालक में सर्वश्रेष्ठ चिंतन है, करने की क्षमता है, तो उसमें कौन सा चिंतन कहेंगे उसे? तो वो कहेंगे तार्किक चिंतन है। फ्रेंड्स, ये थे आज की वीडियो के 100 क्वेश्चंस। वीडियो से संबंधित कोई कमेंट या कोई सजेशन, कोई सुझाव है आपका तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वंदना स्टडी क्लासेस के नाम से चैनल है। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को भी चैनल को सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। अगर आपका किसी और वीडियो से संबंधित, किसी और टॉपिक से संबंधित कोई क्वेश्चंस या कोई सुझाव है तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।